अस्मी, मेरी आंखों में आंखें डालो। चुप क्यों हो बेटा? बोलो कुछ, डरो मत। डर तो लगेगा ना मैडम, आप यूं। मैं जो कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही हूँ। पर मैडम, मैंने कुछ नहीं किया मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। सारी गलती उसकी है। उसकी मतलब? किसकी? सारी गलती भगवान की है मैडम, भगवान की वजह से ये सब हुआ है। ऐसे क्या देख रहे हो बिना पलक झुककर? आपसे नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी? जवाब तो कभी दोगे नहीं, लेकिन जो मांगा है वो तो देना पड़ेगा ना। धमकी नहीं दे रही हूं, प्रार्थना कर रही हूं, सुननी तो पड़ेगी। 40 आके 25 दिन पूरे हो गए, बस 15 बाकी है। अब आपको मेरी दादी को भी ठीक करना है और हमें अमीर भी बनाना है। दूसरे के जूते में पैर जमाना आसान नहीं होता है जी। आपकी पुरानी वाली नौकरी ही अच्छी थी, आप उसके कहे पर मत जाइए, अपने हालात के हिसाब से चलिए कौशल जी। मैंने सब हिसाब लगा लिया है फरीदा। तरक्की का पहाड़ चढ़ना है तो जूते भी उसी हिसाब से पहनने पड़ेंगे। करिए जो करना है, लेकिन देखना एक दिन पछताएंगे आप। अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो एक ही बार मारी थी मैंने, 12 साल पहले जब तुझसे शादी की थी। अब वो मार झेल की इतनी अकल तो आई है कि कभी किसी से मात नहीं खाऊंगा मैं। तो मैं भी आपको उसी तजुर्बे से समझा रही हूँ। अपना तजुर्बा घर संभालने में इस्तेमाल कर, मेरे काम धंधे में नहीं। देख मैं तुझे ना समझा। अरे अस्मी, सुबह से कहां गायब थी? अब शक्ल दिखा रही है। क्या अस्मी सुबह से बाहर थी और तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है? खेलने गई थी। और आपको कब से पड़ी है अस्मी की? घर आके ये तक तो पूछा नहीं कहां है वो। टेंशन मत लो, आ गई आपकी जुबान। बोलो क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए? अच्छा हाँ दादी, हमारा मिशन जल्दी पूरा होने वाला है। 25 हो गए, बस 15 बाकी है। वो भी गए तो सबका भला। क्या खुसर फुसर चल रही है? कुछ नहीं अम्मा। अच्छा चल कुछ खा ले, खेल खेल के भूख नहीं लगती तुझे? नहीं अम्मा, आज मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, क्योंकि आज मुझे इतनी खुशी है कि मेरी भूख मरी गई। ऐसे क्या खुशी मिल गई तुझे? हाँ? ये जूते कहां से लाई तू? ठीक है, अब मैं कुछ नहीं पूछूंगी तुमसे, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तुम ये सारी बातें ना पुलिस नहीं, मैंने कुछ नहीं किया मैडम। डरने की कोई बात नहीं। नहीं मैडम, मैंने कुछ नहीं किया मैडम, मैंने कुछ नहीं किया मैडम। चुप हो जाओ, मैं जो बोलूंगी वही करना पड़ेगा, समझ रहे हो? सॉरी, बैठो। देखो हस्मी, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही हूँ। अब जो मैं बोलूंगी वही करना पड़ेगा। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कहते हैं कि बच्चों का मन गीली मिट्टी के समान होता है। अगर अच्छाई के सांचे में ढालो तो वो हमेशा सही रास्ते पर ही चलेंगे, पर बच्चों को बहकाकर उनसे गलत करवा लेना भी एक विपरीत कला है। और जब बच्चे गलत को सही मानना सीख जाते हैं तो उन्हें अच्छाई का रास्ता दिखाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। ये साल 2019 का एक ऐसा केस है जो आज भी इस मुश्किल दहलीज पर है। आप सोच रहे होंगे कि उस कमरे में एक बच्ची और उस महिला के बीच में ऐसा क्या चल रहा होगा जो हमें और हमारे बच्चों को ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए सतर्क कर सकता है। दरअसल वहां 11 वर्षीय अस्मी का काउंसलिंग सेशन चल रहा था और उस काउंसलिंग के बाद जो सामने आया उसने सिर्फ स्कूल अथॉरिटीज को ही नहीं बल्कि पूरे देश को अचंभे में डाल दिया था।
देखो, हमारे बीच में जो भी बातें हुई वो अभी किसी से मत डिस्कस करना। मैं अभी आती हूँ। नंदिनी जी, हाउ वाज द सेशन? 1 मिनट सर, बहुत अर्जेंट कॉल करना है। मैं एलएनसी पब्लिक स्कूल में रेगुलर सेशंस करती हूँ। आज एक बच्ची का काउंसलिंग कर रही थी अस्मी। जब काउंसलिंग कर रही थी, जो सच्चाई पता चला उससे मैं दंग रह गई। अस्मी बेटा, इधर आना मेरे पास। हेलो सर, मैं नंदिनी सुरवाना। मैंने ही आपको फोन किया था। तो बच्ची अस्मी कहाँ है? अब वो अपने क्लासरूम में है सर। मैंने उसको समझा दिया है कि वो किसी से कुछ ना कहे। मैंने स्कूल अथॉरिटीज को भी कुछ नहीं बोला है। एक्चुअली मुझे लगता है अथॉरिटीज में ही कोई कल्प्रिट हो सकता है। पूरे अथॉरिटीज में? जी, कोई एक नहीं है सर। अस्मी बोल रही थी उसके ऊपर 25 से भी ज्यादा लोगों ने शोषण किए। What? छोटी बच्ची पर 25 से ज्यादा लोगों ने शोषण किया? जी। जैसे आपकी चॉइस है, ठीक वैसा ही फ्लैट है हमारे पास, और वो भी एकदम प्राइम लोकेशन पे। सॉरी सेठ। आप लोग एक बार जाकर के वो फ्लैट देख लीजिए, है ना? कौशल जी। इनको वो कुतुब नगर वाला फ्लैट दिखा दो। जी सेठ। अगर आप लोगों को पसंद आ जाता है तो आगे की बात। सॉरी सेठ, घर से बार बार फोन आ रहा है। हेलो, तुझे कितनी बार बताया मुझे परेशान मत किया कर काम के वक्त। अरे सुनिए तो, अस्मी के स्कूल से फोन आया था आपको और मुझे तुरंत वहां बुलाया है। तुरंत बुलाया है? कहीं अस्मी ने फिर से कोई शरारत कर दी क्या? अस्मी, बैठो। आपने मुझे जो जो बोला है ना, वो सब ये अंकल को बता दो। डरो मत। बोलो बेटा। डरने की जरूरत नहीं। हम यहाँ पर आपकी मदद करने आए। आप हमें सब कुछ सच सच बताओ। मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है। आपको घर जाना है ना, अम्मा पापा के पास, है ना? तो उनको तो हमने यही बुलवा लिया है। अभी आपसे मिलवा देंगे उनको। लेकिन पहले आप हमें बताओ कि आपके साथ क्या गलत हुआ, किसने गलत किया, कौन थे वो लोग, क्या नाम है? अस्मी अपने बयान से मुकर चुकी थी, लेकिन काउंसलर नंदिनी पूरे यकीन के साथ कह रही थी कि अस्मी का शोषण हुआ था। आखिर क्या वजह थी कि अस्मी अपने बयान से मुकर रही थी? अगर नंदिनी की बातों में सच्चाई थी तो यह केस वाकई में बहुत गंभीर था। ऐसे में पुलिस ने इस मामले में बहुत ही संवेदनशीलता के साथ तहकीकात करने का फैसला किया। बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ या नहीं हुआ, ये पता लगाना हमारी ड्यूटी है। मेडिकल करवा ले। हो सकता है अस्मी डर की वजह से सच ना बोल पा रही। सर देखिए, पहले कम तमाशा नहीं हुआ है हमारे बेटी के साथ। आप सोचिए सर, लोग तरह तरह की बातें करेंगे सर, और जरा सोचिए अस्मी पर क्या गुजरेगी इन सब बातों से। ठीक है कौशल, आप अस्मी को घर ले जा सकते हैं। जी सर।
देख कितने सुंदर जूते हैं। हाँ कितने सुंदर हैं। इसका कलर भी बहुत अच्छा है। तेरे पापा ने दिलवाए? क्या सोच रहे हैं सर? क्या इसमें सच बोल रही है? झूठ। और काउंसलर नंदिनी झूठ क्यों बोलेगी? सर लेकिन सोचने वाली बात यह है कि नंदिनी को एक अनजान आदमी कॉल करता है और अस्मी का नाम लिए बिना वो इस स्कूल के किसी स्टूडेंट के लगातार शोषित होने की बात करता है। हेलो। आप नंदिनी स्वर्णा मैडम बोल रही है ना? हाँ जी, आप कौन? देखिए, अपना नाम तो मैं आपको नहीं बता सकता। नाम नहीं बता सकता? तो मुझे फोन क्यों किया? क्योंकि आप LNC पब्लिक स्कूल के बच्चों को ग्रुप काउंसलिंग देने जाती है ना। उस ग्रुप में एक बच्ची ऐसी भी है जिसका काफी लंबे टाइम से शोषण हो रहा है। क्या? किस बच्चे के बारे में बात कर रहे हो आप? अब ये तो आपको ही पता लगाना होगा मैडम। हेलो। और सर नंदिनी इतने सारे स्टूडेंट्स में सिर्फ अस्मी को फिगर आउट करती है। पिछले सेशन में मैंने एक टॉपिक डिस्कस की थी, गुड टच और बैड टच। याद है आप सबको? अच्छा, आज तक उस सेशन के बाद किसी ने बैड टच महसूस किया है? कहाँ दर्द हो रहा है बेटा? दर्द? नहीं मैडम, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा। तो हो सकता है नंदिनी को कोई गलतफहमी हुई है। तुम कहना चाहते हो कि किसी कॉलर ने नंदिनी को फोन करके ये बताया कि आपके स्कूल की किसी बच्ची का शोषण हो रहा है और नंदिनी को ये गलतफहमी हो गई कि वो बच्ची अस्मी है, जबकि हो सकता है कि वो बच्ची इसी स्कूल की कोई दूसरी बच्ची हो सकता है सर। पॉसिबल नहीं है मनीष, क्योंकि नंदिनी ने न सिर्फ ये कहा कि अस्मी ने उसको शोषण के बारे में बताया, बल्कि वो दावे के साथ ये भी कह रही है कि अस्मी ने उसको यहाँ तक बताया कि शोषण करने वाले 25 से ज्यादा लोग थे। हमें सबसे पहले उन लोगों को ढूंढना होगा जो उस मासूम बच्ची का शोषण कर रहे थे, और उन्हें ढूंढने का जरिया है वो कॉलर जिसने नंदिनी को कॉल किया था। सर अगर आपका यही मानना है तो फिर हमें अस्मी का मेडिकल जल्दी करवा लेना चाहिए। हाँ, लेकिन अस्मी के बयान और उसके माँ बाप की मर्जी के बिना मेडिकल की परमिशन लेना आसान नहीं होगा। हमें पहले अस्मी के माँ बाप को कन्विंस करना होगा। सर अस्मी के आस पड़ोस और उसके दोस्तों में बात करके देखें, शायद कोई हिंट मिले। पता कर मनीष, अभी तक इस बात के बारे में स्कूल के प्रिंसिपल, नंदिनी और अस्मी के माँ बाप के अलावा किसी को नहीं पता। बच्ची का मामला है तो जो भी करो थोड़ा एहतियात के साथ। राइट सर। अस्मी, अब रोने से क्या होगा? ऐसे तो ये सब हुआ नहीं होगा। तूने उस मैडम को क्या बोला जो उसने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया? अम्मा, वो मैडम बहुत चालाक है, मुझे भूल बोल कर परेशान कर दिया। अरे पर तूने उस मैडम को बोला क्या? बोल। पापा, मैंने उस मैडम को कुछ नहीं बोला। हाँ। वो झूठ बोल रही थी। अम्मा मालूम है तुमको भी सब कुछ जानना है, लेकिन अभी तुम्हारी घंटी का जवाब देने की हालत में नहीं है हम। हाँ बेटा तुम। अरे हेलो कौशल, तू 1 घंटे का बोल के गया था ना? तू अभी तक से ऑफिस नहीं आया? हाँ सेठ, मैं वो क्या मिमिया मत। अभी के अभी तो अगर ऑफिस नहीं आया ना तो दोबारा आने की जरूरत भी नहीं है। सर मैंने तब भी बोला था, जिस आदमी ने मुझे फोन किया था उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, और उसने जो बोला था वो सही निकला। और नंदिनी जी, अगर आप सही बोल रही हैं, सच बोल रही हैं तो सर मैं 100% सच बोल रही हूँ। अस्मी ने आपको यही बोला था कि उसके साथ 25 लोगों ने? सर 25 से भी ज्यादा लोग सर। एग्जैक्टली यही बोला था कि 25 से ज्यादा लोग? नहीं, वो उसने कुछ ऐसा बोला था कि उसके साथ कई लोगों ने गलत कर चुके हैं। उसने बोला कई लोग गलत चुके? जी। तो आपको ये कैसे लगा कि फिर 25 लोग हो सकते हैं, उससे ज्यादा लोग हो सकते हैं? सर वो बात करते वक्त कुछ 25 करके बोली, फिर चुप हो गई, तो मैंने अंदाजा लगाया। तो आपका कोई और अंदाजा जिससे हमें उन 25 लोगों के बारे में कुछ पता चल सके, उनका नाम, कोई क्लू? नहीं सर मैं जानने की बहुत कोशिश की थी, पर अस्मी ने।
हाँ सर, वो बात करते वक्त उसने किसी का नाम लिया था शायद। किसका नाम? बल्लू, बल्लू या बल्ली, ऐसा कुछ। और ये नाम आपको अभी अचानक कैसे याद आ गया? सर उस टाइम पे इतना सब कुछ हो गया था और ये नाम को लेके मैं उतना श्योर भी नहीं थी, पर वो कुछ बल्लू या बल्ली ही था। अभी आप श्योर? यस सर, पर उसने एक ही बार बोला था, फिर उसके बाद उसने किसी के बारे में कुछ नहीं बताया। अरे मुन्नी, बल्लू या बल्ली? जी, इस नाम के किसी शख्स को जानते हैं? शायद आपकी कोई जान पहचान का? नहीं साहब, ऐसे किसी आदमी को मैं नहीं जानता। देखिए, आप भले ना जानते हो, लेकिन काउंसलर नंदिनी ये दावे के साथ कह रही है कि अस्मी ने उसे बताया कि उसके साथ दुष्कर्म करने वालों में से किसी एक का नाम बल्ली या बल्लू था। हाँ, पर अस्मी के साथ ऐसा कुछ अगर अस्मी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ तो वो कौन था जिसने काउंसलर नंदिनी को फोन किया? साहब, मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए, आप ठंडे दिमाग से सोचिए, याद करिए, शायद किसी से आपका कोई झगड़ा हुआ, कोई ऐसा शख्स जो आपको और आपके परिवार की बदनामी करवाना चाहता हो। बदनामी करने की सोची होगी उसने, पता नहीं उसे ऐसा क्या मिला है जो हमें इतनी सफाई देनी पड़ रही है। आपको किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ी। देखिए, हम आपको या आपकी बच्ची को परेशान नहीं करना चाहते, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि अस्मी के साथ कुछ गलत हुआ है या नहीं हुआ, और अगर गलत हुआ है तो उसे जानने का जरिया है मेडिकल। एक बार साहब परेशान मत होइए, हम समझते हैं मामला सेंसिटिव है, बात लीक नहीं होगी। एक्सक्यूज मी। हेलो सर, नंदिनी को जिस पीछे से कॉल किया गया था वहां पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। आसपास पूछताछ करने पे भी पता नहीं चल रहा है कि वो आदमी कौन हो सकता है जिसने नंदिनी को कॉल किया था। और अस्मी के फादर को भी इस बारे में कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन ये कॉलर जो भी होगा, ये अस्मी का शुभचिंतक होगा जो अस्मी के बारे में सब कुछ जानता होगा। तो अगर शुभचिंतक ही था तो फिर नंदिनी को उसने अपना नाम क्यों नहीं बताया? यहाँ तक कि उसने अस्मी का भी नाम नहीं लिया। नंदिनी किसी बल्लू या बल्ली का नाम ले रही है। अगर नंदिनी की बात सही है तो जिन लोगों ने अस्मी के साथ दुष्कर्म किया उनमें से किसी एक शख्स का नाम बल्लू या बल्ली हो सकता है। अस्मी के स्कूल, घर, सारे एरिया में पता करो। जो जो बल्लू और बल्ली नाम के शख्स हैं सबकी डिटेल्स निकलवाओ। बोल। अरे तुझे कहा ना, मुझे बच्ची नहीं चाहिए। जवानी तो बीवी ने बिगाड़ दी, अब बुढ़ापा नहीं बिगाड़ना है मुझे। अरे बुढ़ापे में लाठी की जरूरत होती है, और जब लाठी मिल जाएगी ना तो मुझे फोन करना, समझा? अम्मा, सिर्फ आप ही नहीं है अस्मी की फिक्र करने को, मैं भी उसकी अम्मा हूं। ये देखिए, सॉरी लिख कर गई है। अब क्या मतलब निकालूं मैं इसका? सॉरी अम्मा, ये अस्मी के ही लिखे हुए शब्द थे, पर वो उन्हें जुबान क्यों नहीं दे पाई? आखिर क्या चल रहा होगा उस मासूम के जहन में? और सॉरी तो पछतावे का प्रतीक होता है, तो फिर अस्मी को किस बात का पछतावा था? नंदिनी के मुताबिक अस्मी के साथ दुष्कर्म किया जा रहा था, और अगर यह सच था तो क्या एक पीड़िता खुद को कोस रही थी? और अगर नहीं तो फिर उस सॉरी अम्मा के पीछे उस बच्ची के भाव क्या थे? इस केस को डील करना पुलिस के लिए बिल्कुल आसान नहीं था, और फिलहाल वो नंदिनी द्वारा बताए उस आदमी को ढूंढ रहे थे जिसका नाम बल्लू या शायद बल्ली था। जी नहीं, फिलहाल अस्मी ने कुछ एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन नंदिनी ने जो किया है वो। एक मिनट, चाय। पुलिस अस्मी के स्कूल, घर, मोहल्ले, हर जगह बल्लू और बल्ली नाम के आदमी का अस्मी से कनेक्शन ढूंढ रही थी। लेकिन इस केस को सही डायरेक्शन देने के लिए पहले यह जरूरी था कि अस्मी का मेडिकल टेस्ट करवाया जाए, जिसके लिए पुलिस लगातार अस्मी के पेरेंट्स पर दबाव डाल रही थी।
अभी हम कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे फरीदा। हम साथ मिलके ये घर बसाएंगे अपने होने वाले बच्चों के साथ। क्या सोच रही हो? वही सोच रही हूँ जो पिछले 12 सालों से मेरा कलेजा काट रहा है। क्यों देखे थे हमने वो सपने? वो सपने नहीं होते तो हस्बी। देखो, जो बीत गया उसे याद करके हम आज नहीं बदल सकते। हर अंजाम के बाद एक नई शुरुआत करनी पड़ती है। हिम्मत से काम लो। पुलिस हमारे और अस्मी के साथ है। अस्मी का मेडिकल करवा लेते हैं। कहते हैं कि पुराने जख्म भले ही भर जाएं, लेकिन उसके निशान नहीं मिटते। और अस्मी के केस में भी उसके माता पिता फरीदा और कौशल के पुराने जख्मों के निशान पुलिस के सामने आने वाले थे। सर, फिलहाल ऐसा कोई बल्लू या बल्ली नहीं मिला है जिसका अस्मी के साथ कोई कनेक्शन हो, लेकिन कौशल के पड़ोसियों से खबरी ने एक इन्फॉर्मेशन निकाली। फिर उसी स्त्री वाले ने बताया कि एक आदमी अस्मी, फरीदा और कौशल के बारे में पूछ रहा था। भाई साहब, ये लड़की वही है ना जिसके माँ बाप अलग अलग धर्म से हैं? वो आदमी कौन हो सकता है, फिलहाल इसका कोई लीड नहीं मिला। हो सकता है कि वो नंदिनी को कॉल करने वाला कॉलर हो या फिर अस्मी के साथ दुष्कर्म करने वाला। पर ये जो भी था, वो फरीदा और कौशल के अलग अलग मजहब होने के बारे में क्यों पूछ रहा था? इस बारे में फरीदा और कौशल से बात की? नहीं सर, फिलहाल उनसे कोई बात नहीं की। लेकिन सर, उस स्त्री वाले ने एक और बात बताई। ये फरीदा कौशल की दूसरी बीवी है। दूसरी बीवी? हाँ सर, 12 साल पहले अपनी पहली बीवी से अलग होने के बाद कौशल ने फरीदा से दूसरी शादी की थी। हम उसकी पहली बीवी का पता लगा रहे हैं सर। और मनीष, इन सब बातों का अस्मी के साथ हुए दुष्कर्म से क्या ताल्लुक हो सकता है? सर, हो सकता है सर, अस्मी के फादर का फोन आया था। वो अस्मी का मेडिकल करवाने के लिए तैयार है। सर, अस्मी सेक्सुअली एक्टिव है, वो भी काफी लंबे टाइम से। बच्ची का इतने अरसे से शोषण हो रहा है और वो लगातार झूठ बोल रही है। आखिर अस्मी की चुप्पी की वजह क्या है? आपको कुछ तो अंदाजा होगा, किसी पर तो शक होगा आपको। साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन होगा जिसने हमारे बच्चे के साथ ये सब? आपके घर के बाहर जो गणेश है स्त्री वाला, कुछ दिन पहले वहां एक आदमी आपकी बेटी अस्मी के बारे में पूछ रहा था। कौन आदमी? और ये तो गणेश भी नहीं जानता, लेकिन वो जो भी था, वो इतना जरूर जानता है कि शादी से पहले आपका और आपकी बीवी दोनों का मजहब अलग था। हो सकता है वो आपका या आपकी बीवी का कोई ऐसा रिश्तेदार हो जो नहीं चाहता था कि आप दोनों की शादी हो। साहब, ऐसे तो फरीदा के भाई को एतराज था हमारी शादी से, लेकिन उनकी तो डेथ हो गई है। और आपकी पहली बीवी, उसे कोई एतराज नहीं था, आप उसे छोड़कर फरीदा से शादी कर रहे थे। साहब, सरिता से मैं डिवोर्स ले चुका हूँ। डिवोर्स की वजह जान सकता हूँ? साहब, हमारे बीच बनती नहीं थी। देख रही है, थक करके काम से लौटाओ, पानी तक नहीं दे सकती। तुमको नहीं दिख रहा है मैं भी काम कर रही हूँ, खुद भी तो ले सकते हो ना। हाँ, चाय भी मैं ही बना लेता हूँ, रात का खाना भी बना लूंगा। हाँ तो ठीक है ना, बना लो। तुम्हारी बीवी हूँ, नौकरानी नहीं। क्या कहा तूने? बीवी? अरे बीवी कहलाती है, लेकिन एक बच्चा नहीं दे सकती मुझे। तो आपकी पहली बीवी सरिता से डिवोर्स लेने की एक वजह यह भी थी कि उसे बच्चा नहीं हो रहा था। सबसे बड़ी वजह सरिता का स्वभाव था साहब। बहुत झगड़ालू थी वो, और ये 12 साल पहले की बात है साहब। इससे अस्मी के साथ जो है उससे क्या वास्ता? सर, शायद कोई वास्ता हो। वो आदमी जिसके बारे में गणेश बता रहा था, हो सकता है कौशल की पहली बीवी के साथ उसका कोई ताल्लुक हो। उस आदमी को ढूंढना तो पड़ेगा, और उस कॉलर को भी जिसने काउंसलर नंदिनी को फोन किया था। वो वाकई अस्मी का शुभचिंतक है, जिससे शायद पता है कि अस्मी के साथ ये दुष्कर्म किसने किया था। सर, लेकिन कॉलर को ढूंढने को जरिया भी तो नजर नहीं आ रहा। मनीष, जरिया ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि कोई एक बल्लू या बल्ली नहीं है, 25 से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। और ये कोई भी हो सकता है, अस्मी के मोहल्ले, रिश्तेदारों में, स्कूल में से कोई भी हो सकता है। घुस जाओ और पता लगाओ सबका। मैं काउंसलर नंदिनी से मिलता हूँ, शायद उससे कोई क्लू मिले। सर, उस दिन जब मैं अस्मी से बात कर रही थी, वो एक ऐसी चीज बोली जो बहुत अजीब था। क्या बोला उसने? पहले तो लगातार बोल रही थी इन सब चीजों में उसकी कोई गलती नहीं है, फिर बाद में अचानक से उसने एक चीज बोला। सारी गलती भगवान की है। भगवान की गलती? हाँ सर, मैंने कोशिश की ये जानने के लिए उसने ऐसा क्यों बोला, पर उसने कुछ नहीं बताया। एक मासूम बच्ची जिसके साथ 25 से ज्यादा लोग दुष्कर्म कर रहे थे, उस गलती को भगवान की गलती क्यों बोलेगी?
सर पूछताछ में ये भी सामने आया कि अस्मी अक्सर एक मंदिर जाया करती थी। अंदर? सर अस्मी के स्कूल में एक पियोन है जिसका नाम बल्लेश्वर है, और पता चला कि उसके घर वाले उसे बल्ली भी कहते हैं। हाँ सर, घर पे मुझे बल्ली कह के बुलाते हैं, लेकिन जो आप सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं सर। सही क्या तू बोल? तेरे डर की वजह से अस्मी चुप है ना? सर आप गलत सोच रहे हैं, मैं वो नहीं। सही बोल रहा है, क्योंकि तू अकेला नहीं था, तेरे साथ और भी बहुत लोग थे। कौन थे बोलो? मुझे क्या पता साहब, मैं बेकसूर हूं सर। ऐसे नहीं माने भाई, लेके जा। चल। व्हाट? आपके स्कूल की एक बच्ची का शोषण हो रहा है और लंबे अरसे से हो रहा है, लेकिन आपको कोई आइडिया नहीं कौन रिस्पॉन्सिबल है। देखिए सर, हम अपने स्टूडेंट के सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखते हैं, हमें उनकी प्रॉब्लम पता है, इसलिए तो हम उनको रेगुलर काउंसलिंग करवाते हैं। लेकिन सर आप जो कह रहे हैं वो सुन के तो मैं खुद हैरान हूं। हाँ सर जी, अस्मी आया करती थी पहले यहाँ, और तो और वो यहाँ आने के लिए 40 भी रखती थी। 40 आके 25 दिन पूरे हो गए, बस 15 बाकी है। अब आपको मेरी दादी को भी ठीक करना है और हमें अमीर भी बनाना है। फिर अचानक से उसने यहाँ आना छोड़ दिया। यहाँ आना छोड़ने की कोई और वजह तो नहीं है पुजारी जी? कोई और वजह? मैं कुछ समझा नहीं साहब। उस बच्ची का एक लंबे समय से शोषण हो रहा था, जिसका दोषी वो भगवान को मानती है। कहीं उसके दोषी का आपसे या फिर यहाँ पे रहने वाले किसी और से कोई लेना देना तो नहीं है? ये कैसी बात आप कर रहे हैं? यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है, और ये भगवान का घर है। भगवान का घर है तो कौन है जिसको वो दोषी बता रही है? सर अस्मी को देख के मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा। आपको नहीं लगा होगा, लेकिन कोई तो होगा जिसको इस बारे में पता होगा। सर अब ये मैं कैसे बता सकती हूँ? आप अस्मी की क्लास टीचर हैं, तो आप इतना तो जानती ही होंगी कि ऐसी कौन सी फ्रेंड है जिसके अस्मी काफी क्लोज है। अस्मी आपकी बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड तो एक दूसरे सब कुछ शेयर करते हैं ना। अस्मी ने कभी आपको बताया कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है? नहीं अंकल, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे शक है मुन्नी जरूर कुछ छुपा रही है। पता करो मेरा शक कितना सही है। ओके सर। देखते ही देखते खबर चारों तरफ फैल गई। पूरे देश में हलचल का माहौल पैदा कर दिया था। पुलिस वालों काम करो, काम करो, काम करो। लेकिन सवाल यह था कि इतना सब सहने के बावजूद अस्मी चुप क्यों थी? और वो कॉलर कौन था जिसको पुलिस अस्मी का शुभचिंतक मान रही थी? और अगर वो शुभचिंतक था तो फिर वो सामने क्यों नहीं आ रहा था? देखिए, अपना नाम तो मैं आपको नहीं बता सकता। और वो कौन था जिसके बारे में गणेश ने बताया था? इन सभी कड़ियों को जोड़ने के लिए पुलिस अब कौशल की पहली बीवी सरिता से भी मिलना चाहती थी। पिछले 12 साल से मैंने कौशल की शक्ल तक नहीं देखी, और उसकी बीवी और बेटी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। बच्चे ना होने की वजह से भी कौशल ने आपसे डिवोर्स लिया था। फिर इसी जलन में आपने कौशल का बदला उसकी बेटी से तो नहीं लिया? इतनी गई गुजरी नहीं हूँ मैं। कौशल के मुझे छोड़ने की वजह फरीदा थी। एक तरफ वो मेरे साथ रह रहा था और दूसरी तरफ उस फरीदा से इश्क लड़ा रहा था। और वो फरीदा, वो भी कुछ कम नहीं थी। जैसे कौशल ने मुझे छोड़ा, उसने भी अपने पति को छोड़ा था। क्या ये कौशल से फरीदा की दूसरी शादी थी? जी अब क्या पता, बदला फरीदा के पहले पति ने लिया हो, और शक आप मुझ पर कर रहे हैं। ये फरीदा का पहला पति कौन था? हाँ साहब, कौशल जी की तरह मैं भी अपने पहले रिश्ते से तंग आ गई थी। जुबेर मेरे साथ बहुत मारपीट करता था। बड़ी मुश्किल से मैंने जुबेर को छोड़ा। तो छोड़ने के बाद आप लोगों को कभी ऐसा नहीं लगा कि जुबेर इसका बदला ले सकता है? साहब 12 साल पुरानी बातें हैं। पर जुबेर आया था। हमने आपके घर के सामने जो स्त्री वाला गणेश, उससे पूछा, उसने कंफर्म किया। हमने उसे जुबेर की फोटो दिखाई, उसने बताया कि यही वो शख्स है जो उससे पूछताछ कर रहा था। अब इतने सालों बाद जुबेर यहाँ क्यों आया होगा? और वो आपकी बेटी अस्मी, उसके बारे में क्यों पूछ रहा था? साहब मुझे नहीं मालूम गणेश ने उसको कब देखा, लेकिन मैंने आखिरी बार जुबेर को करीब साल भर पहले देखा था, जब मैं अस्मी के साथ मार्केट से लौट रही थी।
लेकिन मैं उसे नजरअंदाज करके चली गई। उसके बाद मैंने जुबैर को कभी नहीं देखा। जी सर, वहां तो मैं अपने काम से गया था, मुझे तो पता भी नहीं था फरीदा वहां रहती है। अचानक मेरी नजर उस पर पड़ी, लेकिन तू फिर भी वहां गया? सर मैंने कहा ना, मैं काम के सिलसिले में वहां बार बार जाता रहता हूँ। अगली बार जब गया तो मैंने उस लड़की को देखा, तो मैंने उसके बारे में पूछ लिया। सिर्फ पूछा ही नहीं, तूने कौशल और फरीदा से बदला लेने के लिए उनकी बेटी अस्मी के साथ दुष्कर्म करने का प्लान भी बनाया। कैसी बात कर रहे हैं सर? जिस दुष्कर्म का इल्जाम आप मुझ पर लगा रहे हैं, कौशल तो उसे मेरी बेटी समझता है। तेरी बेटी? हाँ सर, अगर उसमें बच्चा पैदा करने की हिम्मत होती ना तो पहली बीवी से कर लेता। सर आप बेकार का इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं सर। मैं तो आज भी अनाथ का बाप बनके बच्चा गोद लेने की कोशिश कर रहा हूँ। साहब, कौशल जी ने कभी ऐसा शक नहीं किया मुझ पर। अब तो मुझे भी पक्का लग रहा है कि जुबैर हमसे बदला लेने के लिए ऐसी बातें कर रहा है। कहीं ये जुबैर हमको घुमा तो नहीं रहा? उठा के तोड़े सर उसे, हो सकता है। सर अस्मी की फ्रेंड मुन्नी के बारे में हमने पता किया। मुन्नी का उसके फादर के अलावा कोई नहीं है। और सर कुछ दिन पहले तक अस्मी मुन्नी के घर में आया जाया करती थी, लेकिन अभी नहीं आती। तुम कहना चाहते हो कि मुन्नी अगर कुछ छुपा रही है तो अपने फादर की वजह से छुपा रही है? मैं स्कूल जाऊंगी तो पुलिस अंकल फिर से वही सवाल पूछेंगे, इसलिए अब मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगी पापा। नहीं मुन्नी, तुम स्कूल जाना नहीं छोड़ सकती। तुम्हें डरना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है, समझी? सर, मुन्नी ऐसा कुछ भी नहीं जानती जैसा कि आप सोच रहे हैं। आप बेकार हैं, बच्ची को परेशान करेंगे सर, प्लीज सर। हम बच्ची को परेशान नहीं करेंगे, तुमसे पूछेंगे मुन्नी क्या जानती है। क्या मतलब सर? बच्ची का दुष्कर्म का केस, और वो बच्ची यहाँ अक्सर आती जाती थी, तो तुम पर भी शक करेंगे ना? क्या क्या बोल रहे सर आप? कैसी बात कर रहे हैं सर? मैंने खुद वो काउंसलर मैडम को अस्मी के बारे में बताया। तो काउंसलर को फोन तुमने किया था? आप नंदिनी स्वर्णा मैडम बोल रही है ना? हाँ जी, आप कौन? देखिए, अपना नाम तो मैं आपको नहीं बता सकता। तो मुझे फोन क्यों किया? क्योंकि आप एलएनसी पब्लिक स्कूल के बच्चों को ग्रुप काउंसलिंग देने जाती है ना। उस ग्रुप में एक बच्ची ऐसी भी है जिसका काफी लंबे टाइम से शोषण हो रहा है। मैंने जानबूझ के अपना नाम नहीं बताया था क्योंकि मुझे लगा वो सब बातें उठेंगी तो फिर मुन्नी को भी आपके सवालों के जवाब देने होंगे सर। इसका बुरा असर पड़ता उस पर। मैं नहीं चाहता था सर। तो तुम्हें ये सब बातें किसने बताई? मुन्नी ने? हाँ सर, अस्मी ने सिर्फ मुन्नी को ही वो सारी बातें बताई थी। अंकल अस्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन एक बार मेरी उससे खट्टी हो गई थी। मुन्नी, देख कितने सुंदर जूते हैं। वाह कितने सुंदर हैं। इसका कलर भी बहुत अच्छा है। तेरे पापा ने दिलवाए? तो फिर सीक्रेट है, मत बता। अब मैं तुझसे तभी बात करूंगी जब मेरे भी पैरों में ऐसे जूते होंगे। मेरे पापा दिलवाएंगे मुझे। मुन्नी, तेरे पापा तुझे इतने महंगे जूते दिलवा सकते हैं, लेकिन मेरे नहीं। मंदिर के बाहर मिले थे, मन किया कि एक बार पहन लूं, तो पहन के आ गई। तूने चोरी की? मेरे पापा कहते हैं जो बच्चे चोरी करे उनसे दोस्ती मत करना। मुन्नी, मुन्नी। मैंने जब उससे बात करना बंद किया तो उसको बहुत दुख हुआ। तेरी बारी। मुन्नी, 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 प्लीज मुझे माफ कर दे। मुझसे कट्टी मत हो। तेरे अलावा मेरा और कोई दोस्त नहीं है। अगर तू मुझे अपना दोस्त मानती है तो प्रॉमिस कर, आज के बाद ना तो चोरी करेगी और ना ही झूठ बोलेगी। प्रॉमिस। अस्मी मेरे साथ बहुत खुश थी, पर अचानक से वो अपसेट रहने लगी। फिर अस्मी ने अपनी तकलीफ के बारे में मुन्नी को बताया और मुन्नी ने मुझे बताया। सर पहले तो समझ में नहीं आया मैं अस्मी की मदद कैसे करूं। फिर मुझे ध्यान आया कि नंदिनी जी तो उसी स्कूल में काउंसलिंग के लिए रेगुलरली जाती है, इसलिए सर मैंने उनको फोन करना ठीक समझा। मुन्नी, आप और अस्मी बेस्ट फ्रेंड है ना? तो बेस्ट फ्रेंड तो एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते। तो आप हमारे लिए अस्मी से एक बार फिर से पूछोगे
कि उसे तकलीफ किसने दी, कौन थे वो लोग? अस्मी ने इतनी सी उम्र में क्या कुछ नहीं झेला, ये सोचकर किसी की भी रूह कांप जाए। लेकिन पुलिस के लिए अब भी यह पहेली थी कि अस्मी के गुनहगार आखिर कौन थे। मैडम, आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हैं? आप मुझे पनिश करने वाली हैं? नहीं अस्मी, मैं आपको पनिश नहीं कर रही हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आपके बाद बाकी बच्चों से भी बात करूंगी, और आपसे पहले, क्योंकि आप स्पेशल हो। मैं स्पेशल हूँ? इसीलिए तो बुलाया है। अच्छा, अभी एक गेम खेलेंगे। रेडी? ठीक है, मैं जो भी क्वेश्चन पूछती हूँ उसका फटाफट जवाब देना है। दोगे? आपका फेवरेट क्या है, चॉकलेट या आइसक्रीम? चॉकलेट। डैडी या मम्मी? अम्मा। फेवरेट पर्सन? दादी। वेरी गुड, ये गेम में तो आप जीत गए। अभी हम दूसरा गेम खेलते हैं। मैं जो बोलती हूँ वो करना पड़ेगा, करोगे? अच्छा, अभी आप हाथ लेके जाके कान खींचो। हाँ। कान खींचते हो तो अस्मी को कहाँ दर्द होता है? कान में। नाक खींचते हो तो कहाँ दर्द होता है? नाक में। और खांसते हो तो कहाँ दर्द होता है? तो ये दर्द कहीं उस बैड टच की वजह से तो नहीं है, जिसके बारे में मैंने पिछले क्लास में सारे बच्चों को बताया था? नहीं मैडम। यस भी और नो भी। मतलब ये दर्द उस बैड टच की वजह से है, पर आप मुझे बताने से डर रहे हो, है ना? साहब, बल्लू एक ही है साहब, और वो रोज आता था। बल्ली नाम का तो कोई भी नहीं है। नहीं साहब, साहब नहीं साहब, साहब 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 आसमान सेठ की गलती है साहब। साहब उसी ने मेरी बुद्धि खराब की। अच्छा खासा कंडक्टर का काम करता था, बोला स्टेट एजेंट बन के दुगना कमाऊंगा, और फिर मुझे पाई पाई के लिए मोहताज कर दिया उसने। सेठ 4 महीने हो गए, एक पैसे की आमदनी नहीं है, कुछ भी नहीं रहा मेरे पास। कौशल की पूरी कमाई कमीशन पे थी साहब, एक भी सौदा नहीं करवा पाता था। हालत इतनी खराब थी साहब कि घर पे खाने के लिए नहीं होता था। ये लो, खा लो, और अपने अशफाक सेठ को भी बुला लो दावत पर। पैसा तो चाहिए ना साहब, लेकिन पैसा देने के बजाय वो अपना उधार वसूलने के लिए मेरे घर पे आके हंगामा करता था। पहले कौशल की नौकरी छुड़वा दी, फिर उससे मजदूरी कराकर उस पर उधार चढ़ा दिया, और अब वही वसूलने आ गए। एक पैसा नहीं देगा कौशल तुम्हें। निकल जाओ यहाँ से। निकल जाऊंगा, और तुमसे पैसा भी नहीं मांगूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। साहब, जब मैंने कौशल को अशफाक की नियत के बारे में बताया तो वो ऐसे निकले थे जैसे उसे मार ही डालेंगे। तू सेठ होगा इस दुकान का, लेकिन मेरी बीवी से ऐसे बोलेगा तो तेरा थोबड़ा बिगाड़ दूंगा मैं। अरे तू अपनी किस्मत बिगाड़ रहा है। तेरे को मैं सिर्फ ऊपर से पैसा ही नहीं दूंगा, तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। कौशल गए थे मेरी आबरू का बदला लेने, लेकिन खुद बिक गए। आप ऐसा बोलेंगे, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। सपने मैंने भी बड़े बड़े देखे थे फरीदा, पर अब खाने के लाले पड़े, और ऊपर से माँ की दवाई का खर्चा। अरे तो हाथ पैर सलामत है ना आपके, कोई और काम क्यों नहीं ढूंढ लेते आप? अरे कोई और काम कैसे ढूंढूं मैं? उन्होंने खुद से हार मान ली थी और मैं उनसे हार गई। मुझे मजबूर कर दिया था साहब। आए दिन मुझे अशफाक के पास जाना पड़ता था, और कौशल ने धीरे धीरे मेरे अपमान में ही अपनी आराम की जिंदगी ढूंढ ली थी। और जब अशफाक का मन मुझसे भर गया तो वो... अगर तेरे को 5,000 चाहिए ना, अपनी बेटी को भेज देना। मैं इसके खिलाफ थी, लेकिन फिर हार गई। उस राक्षस के पास भेजने के लिए कौशल अस्मी को भी हमारी गरीबी का वास्ता देने लगा साहब। गरीबी का वास्ता देकर तुम लोगों ने अस्मी को यह पट्टी पढ़ाई कि वो जो कर रही है सही कर रही है, और अपना गुनाह छुपाने के लिए उससे चुप रहने का नाटक भी करवाया। पर तुम्हें यह अंदाजा नहीं था कि अस्मी का दर्द बांटने वाली उसकी सहेली भी है, मुन्नी, जिसको अस्मी ने सब कुछ बता दी।
उस मासूम बच्ची के जहन में तुमने जो उल्टी सीख भरी, उसे मिटाना कितना मुश्किल होगा इसका अंदाजा है तुम्हें? तुम मां हो ना उसकी, दोनों ने मिलकर उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसे दुष्कर्मों से जुड़े केसेस को लेकर हम सालों से अफसोस जता रहे हैं, कभी कैंडल मार्च निकालकर तो कभी धरना देकर। हम ऐसे घिनौने आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने की मांग करते हैं और अदालत भी ऐसे आरोपियों के प्रति कड़ा रुख अपनाती है, लेकिन फिर भी ऐसे अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन इस केस का सबसे हैरान कर देने वाला पहलू यह है कि जिस गुनाह के लिए अस्मी के माता पिता को सजा मिलने वाली है, उस गुनाह को अस्मी उनका गुनाह नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझ रही है। उसका सॉरी अम्मा लिखने का भाव भी यह था कि वो मासूम समझ रही थी कि वो सारी बातें सबके सामने लाकर उसने अपने पेरेंट्स का भरोसा तोड़ा है, इसलिए वो सॉरी फील करती है। अब सोचे कि उस बच्ची को समझाना क्या आसान होगा कि उसके माता पिता उससे कुछ भी सही नहीं करवा रहे थे। और मान लीजिए कि अगर एक उम्र के बाद उसको एहसास होता भी है कि उसके माँ बाप उसका शोषण कर रहे थे, तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। बचपन में जब कुछ एक गलत शुरुआत से शुरू होता है तो उसे फिर से सही और नई शुरुआत दे पाना हमेशा मुश्किल होता है। जिंदगी और मौत के बीच बस एक सांस की दूरी होती है, या ये कहें कि एक गोली की दूरी। अभी सांस है, अभी नहीं। यही हुआ था दिल्ली से सटे नोएडा में इसी साल कुछ ही महीनों पहले। दिन दहाड़े खुली सड़क पर कुछ लोगों की निर्ममता से हत्या की गई। पूरा शहर सन रह गया, मानो उस खून से सने चिथड़े हर गली हर मोहल्ले में जा गिरे हों। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस के अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम इंसानी रिश्ते, उनके सपने और लालच के चक्रव्यूह में फंसे उन लोगों की जिंदगी को देखेंगे जो एक खतरनाक अंजाम पर जा पहुंची थी। अम्मा, ये लो आपका आटा। अरे बेटा, बहुत जल्दी आ गया। चक्की में भीड़ नहीं थी क्या? अम्मा, अपने लिए कैसी भीड़? हम जहाँ खड़े होते चक्की की लाइन वहीं शुरू हो जाती है। टीवी ज्यादा मत देखा कर, माथा खराब होने लगा है तेरा। मार, अब ज्ञान देना शुरू मत करो यार। अच्छा ये सब छोड़, जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए गरम गरम फुलके डालती हूँ, तुझे बहुत पसंद है ना? हाँ ठीक है। अम्मा, मैं आता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है? अरे मैं यूं गई वहां, फुलके डालो ना। अरे बेटा खाना तो खा के जा। मैं आ रहा हूँ। एक्शन। एक्सक्यूज मी, ये आपका वॉलेट वहां गिर गया था। अंकल, माँ के ऑपरेशन बना 10,000 रुपये चाहिए। कहीं से अरेंज करा दो। माँ का ऑपरेशन नहीं हुआ, माँ मर जाएगी। अरे वाह रोहित, बहुत कमाल का वीडियो बनाया है। थैंक यू। ऐसे कुछ तो बात जरूर है तुममें, तभी तो तुम्हारे सोशल मीडिया में लाखों में फॉलोअर्स हैं। ऐसी इंस्पिरेशनल वीडियोस बनाकर टिंग टोंग का स्टार बनाऊं मैं ना इसको अभी ऐप पर डाल देता हूँ, तो ये कल तक वायरल भी हो जाएगी। और उस पर पहला लाइक और कमेंट मेरा ही होगा। अच्छा मैं निकलता हूँ, फिर मैं बाद में आता हूँ। बाय, मैं निकलता हूँ। अच्छा ठीक है। इस वक्त कौन हो सकता है? कौन है?
मेरे पास मत आना। कौन हो तुम? प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज मुझे छोड़ दो। तुमने तो मेरी जान निकाल दी थी। जान तो मैं तुम्हारी अब निकालूंगा, पूरे 3 महीने की कसर जो पूरी करनी है। बेटा अच्छा सुनो, गर्लफ्रेंड है मेरी, इस टेबल पे अच्छा सर्विस करना, ठीक है? धीरज, इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? छोड़ना यार, वैसे तू आज बड़ी हॉट लग रही है। एक किस तो बनता है। अब इतनी महंगी जगह पे लाए हो तो ना कैसे बोलूं? बस बस, सारी कसर तुम्हें आज ही पूरी करनी है क्या? थोड़ा रेस्ट भी कर लो। अच्छा, तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाओ, क्या खाओगे तुम? अरे भगत, तू? भैया, आपका फोन लग क्यों नहीं रहा है? मैडम आपसे बात करना चाहती है। अरे यार, बैटरी खत्म हो गई, ला दे। हेलो, क्या बात है, जब से बीवी के पास गए हैं हमें भूलने लगे हैं। अरे तुम्हें भूल सकता हूँ क्या? तुम तो मेरी जान हो। अच्छा विवेक, अब जब नोएडा पहुंच ही गए हो तो अपने यूपी, दिल्ली, हरियाणा के सारे काम निपटा लो और फिर आ जाओ यहाँ अपनी जन्नत गोवा में पूरे 2 महीने के लिए। क्या कहते हो? तुम्हारा आदेश सर आंखों पे। बाय, गुड नाइट, लव यू। विवेक भैया आए थे क्या? वो तो अभी निकले, वो इस तरफ गए। अरे यार, मैं कैसे जाऊं? उनका फोन भी नहीं लगा। मेरी बाइक ले जाओ ना, हेलमेट भी है उस पे। लो चाबी। भैया, क्या हुआ भगत? भैया, ठाकुर अभी अभी निकला है। जैसा बोला था वैसा सब कुछ प्लान के मुताबिक होना चाहिए, समझ गए? मदन का बोला उसको आगे मोड़ पे खड़ा है। पूरी भरी है भाई। हटो हटिए, हटिए आप लोग। जैन सर। जैन सर, सामने कुछ लोग एक दूसरे पर गोलियां चला रहे थे। मैं यहाँ ड्यूटी पर था, उनको रोकने के लिए मुझे भी फायर करना पड़ा। ये चंदन ठाकुर है ना? वो तो पिछले हफ्ते इस जेल से रिहा हुआ है। सर ये तो विवेक जायसवाल है। विवेक जायसवाल यहाँ क्या कर रहा है? वो नोएडा में सिर्फ 5 साल से हम ढूंढ रहे हैं। खबरियों के हिसाब से तो ये बॉम्बे गोवा में छुपा हुआ था। सर, इस आदमी ने इस पूरे शूटआउट का वीडियो रिकॉर्ड किया सर। अच्छा, विवेक और उसके आदमी अपनी शक्ल हेलमेट और गमछे में छुपा रखी, लेकिन गाड़ी का नंबर नहीं छुपा पाए। काम करो, सारे पुलिस स्टेशन को अलर्ट करो और खबरियों को एक्टिवेट करो। विवेक को देखकर तो ऐसा कभी नहीं लगा कि वो एक शातिर अपराधी है, तो फिर क्यों उसने दिन दहाड़े भरी सड़क पर ठाकुर की जान लेने की कोशिश की और खुद मारा गया? दिन दहाड़े खुली सड़क पर जो भयंकर हत्याकांड हुआ था, वो क्या बस यही थम जाने वाला था, या फिर ये आने वाले तूफान का आगाज था?
और कितनों का खून बहने वाला था और कितनों के परिवार उजड़ने वाले थे। रोहित, हाय, ये मेरी फ्रेंड है काजल। हाय काजल। हाय, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो मच। सो धीरज, शी इज योर नॉर्मल फ्रेंड और स्पेशल फ्रेंड? स्पेशल फ्रेंड मतलब मेरी गर्लफ्रेंड भाई। आई थॉट सो। देखिए, मैं आपकी तरह वीडियोस भी बनाती हूँ। श्योर श्योर। Good, good. The videos are really nice. You like them? Why don't we do one thing? हम एक वीडियो साथ में बनाएंगे। Really? Yeah, I mean, you got real talent and we'll put net on fire. Yes, yes. Just a second. Hey, hi. क्या हुआ? सब ठीक है ना? No, I'm fine. अच्छा, I'll leave. I'll see you guys later. Bye bye. सर लगता है फिर से गैंग वॉर शुरू हो गया। बात कुछ समझ में नहीं आई। विवेक लो प्रोफाइल रहकर वारदात करने में माहिर था। अगर उसे चंदन को मारना ही होता तो इस तरह से खुलेआम पब्लिकली सबके सामने क्यों, मतलब वो किसी सुनसान जगह में चुपचाप करता। ऐसे तो कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, एक काम करो, विवेक का फोन चेक करो। हाँ, पता करो कि उसकी किससे बातचीत हो रही थी, किसके साथ उठना बैठना था, आजकल रह कहाँ रहा था वो। 5 साल से गायब था वो, अभी कहाँ रह रहा था वो। शायद वहां पे कुछ सुराग मिल जाए। तब तक मैं उनके बाप से मिलके आता हूँ। इन लोगों का बाप कौन है? सरताज। सरकार, आप? मुझे लगा ही था आप ही होंगे। अच्छा, भविष्यवाणी करने की दुकान खोल रखी है क्या? नोएडा में इतना बड़ा कांड हो गया, मुझसे मिलने तो आना ही पड़ेगा ना। अल्लाह खबर थी, यानी कि कांड तुमने करवाया? देखो सर, इस कांड में मेरा कोई हाथ नहीं है ये, लेकिन 2 साल पहले ठाकुर ने अपना खुद का काम शुरू कर दिया और जो काम मैंने विवेक को सौंप रखा था उसके धंधे में भी हाथ डाला। फिर दोनों दुश्मन हो गए। बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। 24 घंटे की मोहलत देता हूं, तफसील से सारी जानकारी चाहिए मुझे। 24 घंटे। यहाँ क्या छुपा रहा है? कोई सरप्राइज है? ये कुछ नहीं। तू मेरा अलावा किसी और से डेट कर रहा है ना? उसी के लिए लेना है गिफ्ट? तू पागल हो गई है क्या? तो दिक्कत क्या है? दिखा ना। काजल से दिखा ना, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। अब तेरा मर्द बनने का टाइम आ गया है। तो पकड़। अरे मर्दानगी मुबारक हो।
यार कुछ भी, अगले महीने क्या है, दिवाली है ना। तो दीदी अपने बच्चों के साथ घर आई हुई है और अम्मा ने अपने भांजों के लिए कुछ खिलौना खरीदने के लिए गया है, तो बस वही हमने यही खरीदा है। मैं तो डरा ही दिया था। एक सेकंड, तुझे क्या लगा ये असली है? हाँ। हम कोई गैंगस्टर बनने वाले हैं क्या? वो धीरे बोल, कोई सुन लेगा। हाँ तो हम किसी से डरते हैं क्या? नोएडा के होने वाले बादशाह हम क्या? जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे धीरज के हाथों में जानलेवा हथियार देकर क्या उसे भी गुमराह किया जा रहा था, या फिर धीरज खुद जानबूझकर गुनाह के दलदल में अपने पांव रखने जा रहा था? उसके मन में पिस्तौल की मदद से अपनी मर्दानगी साबित करने की ख्वाहिश क्यों और कहां से आई, और अभी अभी घटी घटना का 17 साल के धीरज से क्या वास्ता था? सर, विवेक जायसवाल की कॉल रिकॉर्ड्स। नोएडा सेक्टर 37 में रहता था विवेक जायसवाल? जी सर, कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक पिछले 4-5 दिनों से रात भर उसके मोबाइल का लोकेशन वहीं का दिखा रहा है। पता करो वो किसके साथ रहता था, क्या क्या करता था? हाँ, इस घर में जो आदमी रहता था उसके साथ कोई और भी रहता था? हाँ साहब, उनकी बीवी रहती थी, उनसे ज्यादा बातचीत नहीं थी हमारी। और दोनों के अलावा किसी और के भी आना जाना था? हाँ साहब, एक आदमी आता था। एक दिन मैं मार्केट जा रही थी तो उस आदमी के साथ में जाता हुआ मैंने देखा। आप उस आदमी का स्केच बनवा सकती हैं? हाँ जी साहब। ठीक, हम एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाते हैं, आप उस आदमी का हुलिया उसे बता देना। हाँ जी सर, आपसे एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। बोलो। जो आदमी विवेक की गैर मौजूदगी में भी उसके घर जाता था और जिसका आना जाना विवेक की बात भी कुछ ज्यादा बढ़ गया था, पहचाना? भगत? ये तो विवेक का राइट हैंड मैन है। सर, उसे पैरोल मिली थी और ये भाग गया था। इंटरेस्टिंग। भगत? एक मिनट। अभी बोलो। सर, सेक्टर 2 हत्याकांड में जिस कार का इस्तेमाल हुआ था उसकी डिटेल्स हमें आरटीओ ऑफिस से मिल गई है। वो कार किसी भगत के नाम पर रजिस्टर्ड है। भगत को ढूंढना जरूरी है। अच्छा, उसका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है क्या? नहीं सर। बाइक के बारे में कुछ पता चला? सर, बाइक के बारे में अभी भी जानकारी हम निकाल रहे हैं सर, अभी आरटीओ ऑफिस में ही है। ठीक है, ठीक है, ओके, कैरी ऑन। भगत को ढूंढना बहुत जरूरी है। ये सब हुआ कैसे और तू कहां मर गया था तब? माफ कर दे दीदी। देख भगत, माफी तुझे सिर्फ तब मिलेगी जब ये पूरे का पूरा केस बिना सबूत के सॉर्ट आउट हो जाएगा। और ये दूसरा थप्पड़ इसलिए ताकि तुझे याद रहे कि ये पूरा मैटर फटाफट रफा दफा करना है, वरना तेरी खैर नहीं, समझा तू? चल निकल यहां से, माफी का बच्चा। मैं गोवा रिटर्न जा रही हूँ, एक फ्लाइट की टिकट कराओ फटाफट। सर, सेक्टर 2 हत्याकांड में जिस बाइक का इस्तेमाल हुआ था उसकी डिटेल्स मिल गई है। एक मुकेश नाम का बंदा है सर, बाइक उसी के नाम रजिस्टर्ड है। मुकेश को बाहर बिठा कर रखा है। भेजो उनको। सर। तुमने तो मेरी जान निकाल दी थी। जान तो मैं तुम्हारी अब निकालूंगा, पूरे 3 महीने की कसर जो पूरी करनी है। भाभी, खाना खा लीजिए भाभी। अरे ऐसा कब तक चलता रहेगा? अगर ऐसे चलता रहा तो ये खूबसूरत चेहरा मुरझा जाएगा। अब किसके लिए अपनी खूबसूरती बचा कर रखूं? जिसके लिए सजती संवरती थी वो तो हमेशा के लिए छिन गया मेरे से।
सर ये मुकेश और ये सुरेश है सर, ये दोनों फोटो स्टेट की दुकान चलाते हैं। इन्हें सेक्टर 2 वाले हत्याकांड की वीडियो दिखा। इस बाइक को पहचानते हो? जी, ये तो मेरी बाइक है और हेलमेट भी मेरा ही है। और हेलमेट के अंदर? सर मैं नहीं हूँ। तुम नहीं हो तो फिर तुम हो? नहीं सर, भगवान कसम मुझे तो बाइक चलानी भी नहीं आती सर। तो फिर कौन है? तो ये ना? नहीं साहब, मुझे स्लिप डिस्क है, बाइक चलाने से दर्द बढ़ता है और सुरेश को तो बाइक चलाना आता ही नहीं, तो मैंने बाइक अपने दोस्त को दी थी। अच्छा, तो तुम्हारे गैंग में एक और मेंबर है? हमारी कोई गैंग नहीं है सर। अच्छा चल, कोई गैंग नहीं है, दोस्त है। कौन है दोस्त? रोहित। तो रोहित ने गोली चलाई? नहीं सर, रोहित से तो ये छोटा लग रहा है, और वैसे भी सर रोहित सोशल मीडिया स्टार है, सब यंग लड़के लड़कियां उसे जानते हैं। ये फोटो देख, जानता है इसे? हाँ, ये तो हमारे शॉप पे आते थे फोटो स्टेट कराने। क्या बात है सर जी, आप कब आ गए? बस कुछ दिन पहले। कैसा हीरो? बस मस्त भैया, आपका आशीर्वाद है। मुकेश, ये ले, इसकी 3 कॉपी कर दे। इस नामचीन गैंगस्टर को जानते हो तुम? दोस्ती है तुम्हारी? नामचीन गैंगस्टर? नहीं सर, ये तो विवेक भैया है, ये तो बड़े शरीफ आदमी थे। इस शरीफ आदमी से तुम्हारी पहचान किसने करवाई? सर रोहित ने मिलवाया था। रोहित कहाँ पे? नहीं पता सर, सर मैं फोन करता हूं। स्पीकर पे डाल। जी सर। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. दोनों को बिठा के रखो और रोहित का पता नहीं। सर। धीरज, मैंने तुझे जो घोड़ा दिया था ना, अब उसका इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। ये दोनों मेरे आदमी हैं, दीपक, सपरू। ये तेरे साथ जाएंगे तेरा जिगरा देखने के लिए। जी भैया। और उसका सेक्टर 2 हत्याकांड में सर जिस बाइक का इस्तेमाल हुआ था, वो बाइक गोल मंदिर के पीछे एक दुकान है उसके सामने से मिल गई है। ये उस दुकान की सीसीटीवी फुटेज है सर। आसपास पता लगाओ किस तरफ निकले। सर सुनिए जरा, इस आदमी को देखा है? हाँ सर, ये आदमी यहाँ पर आया था, मुझे लेके वहाँ से एक बंगले में गया, वहाँ से एक मैडम लिए, सेक्टर नंबर 10 में लोग को छोड़ेंगे। तुम्हें इतना सब कुछ कैसे याद है? सर वो मैडम बहुत रो रही थी, इसीलिए मुझे याद है। अभिषेक, अच्छा हेलो, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, मैं अभी आती हूँ। हाँ हेलो अंकल, वो आपकी दुकान पे ना मेरी पर्स रह गई है, घर की चाबी भी उसी में है। माँ जगराते गई है, घर देर से लौटेगी, अब घर कैसे जाऊँ समझ ही नहीं आ रहा। नहीं आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आती हूँ ना, मैं आपके घर आके दुकान की चाबी ले लूंगी, दुकान से अपनी पर्स लेके आपको चाबी लौटा दूंगी। हाँ हाँ ओके ओके, थैंक यू अंकल। मासूम काजल घर पे होने के बावजूद झूठ बोल रही थी। क्या वो इस केस से जुड़ी किसी बात को छुपा रही थी या किसी नए अपराध का खुद शिकार बन रही थी? मामला दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। रागनी,
आते सारे मिस कॉल्स। हाँ काजल, आप विवेक की पत्नी हो ना? जी। किसने बांध कर रखा था आपको ऐसे यहाँ? भगत ने। विवेक के मर्डर के बाद मैं बहुत घबरा गई थी। भगत मुझे बहला फुसला कर यहाँ लाया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। अरे आपके चाहने वाले अभी भी होते हैं। मैं हूं ना। जब मैंने उसे रोका तो उसने मुझे यहाँ बांध के रख दिया। आप चंदन ठाकुर को जानती हैं? जी। चंदन ठाकुर और विवेक के बीच में क्या दुश्मनी थी? चंदन ठाकुर एक बार हमारे घर आया था। विवेक! चलिए जाओ उधर। विवेक! कौन है आप लोग? अरे बाहर निकल! ये घर में कैसे घुसा है? बाहर निकलिए, चलिए बाहर निकलिए। विवेक कहाँ है? आप लोग पहले घर से बाहर निकलिए। जैसे जितना पूछ रहे हो उतना जवाब दो। विवेक कहाँ है? वो इस वक्त घर पे नहीं है, आप लोग घर से बाहर निकलिए फौरन। विवेक के साथ फेरे क्या पड़े? बहुत जुबान चलने लगी तेरी। हाँ? देखो अपनी औकात में रह, समझी? बदतमीजी से बात मत करो मुझसे। बदतमीजी? ये ले, क्या करेंगे बोल? बदतमीजी मत करो मुझसे। बदतमीजी तो अब बताता हूँ तुझे क्या होती है। इसे कहते हैं बदतमीजी, समझी? और विवेक आया तो कह देना कि तेरे तो कपड़े फाड़े हैं ना, उसे पूरा चीर दूंगा, समझी? जब मैंने विवेक को सारी बातें बताई तो विवेक चंदन पे बहुत गुस्सा हुए थे। चंदन ठाकुर ने तेरे साथ बदतमीजी की है ना, उसे मैं तेरे सामने घसीट कर लेकर आऊंगा। तेरे पैरों पे गिर के वो नाक रगड़ के माफी मांगेगा। विवेक मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो तो बस यही चाहते थे कि चंदन को मेरे सामने लेकर आए। चिंता मत करो, चंदन का मर्डर करके मैं एक और गैंगवार नहीं शुरू करूंगा, लेकिन उसको उसके किए की सजा मिलनी चाहिए, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। तुम सच कह रहे हो ना? तुम्हारी कसम। आई एम प्रेग्नेंट। क्या? ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं बस यूं गया और यूं आया। तुम फिक्र मत करो, चंदन ठाकुर पहले तुमसे माफी मांगेगा, फिर हम सेलिब्रेट करेंगे। वो मेरी और हमारे होने वाले बच्चे की झूठी कसम कभी भी नहीं खा सकते। अच्छा, भगत का नंबर तो होगा आपके पास? हाँ सर, पर भगत ने अपना और मेरा फोन और सिम दोनों ही डिस्ट्रॉय कर दिया विवेक के मर्डर के बाद। विवेक चंदन को नहीं मारना चाहता था। विवेक ने हवा में फायर किया, करेक्ट? लेकिन विवेक को गोली लगी। गोली किसने लगाई? हमारे पेट्रोलिंग कांस्टेबल। फिर ये दूसरा बंदा है और उसके बाद ये विवेक को यहां से लेके जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भगत ने आगे इसके कान में कुछ फुसफुसाया। पता नहीं क्या कहा, शायद ये कहा कि विवेक मर चुका है, लेट्स एस्केप। जो भी है, कुछ गड़बड़ है, समझ रहे? इस कांस्टेबल से बात करनी होगी और भगत का पता लगाना होगा, क्योंकि वो जानता है कि ये बंदा। सर, एक इंफॉर्मेशन मिली है सर। रोहित ने अपना फोन थोड़ी देर के लिए स्विच ऑन करके किसी काजल नाम की लड़की को फोन किया और उसके बाद से उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। कहाँ रहती है काजल? रोहित तो सोशल मीडिया स्टार है। Hey, hi fam, this is your Rohit and today we are going to perform bench press. ये भाई कम ऑन। आइडल है वो मेरा। हम लोग साथ में वीडियो भी बनाने वाले थे। हम एक वीडियो साथ में बनाएंगे। उसका कॉल आया था मुझे, कह रहा था कि गलती से किसी रसूख वाले का वीडियो बना लिया उसने और वो लोग उसके पीछे पड़े हैं, तो एक रात के लिए छुपने की जगह चाहिए थी उसे, तो मैंने उसे अपने अंकल की दुकान में छुपा दिया। कौन से? कोई दुकान है? शटर खोलो। देखो, इन्हें ले जाओ यहाँ से। बहुत बेरहमी से मारा है। केस तो उलझ गया अभिषेक।
बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो और सारे एविडेंसेस का रखो। सोशल मीडिया स्टार रोहित की हत्या से चारों तरफ सनसनी फैल गई। डरे सहमे शहर में मानो आतंक फैल गया। सड़क पर हुए हत्याकांड की तहकीकात चल ही रही थी कि उसी केस से जुड़ी रोहित की हत्या ने इस पेचीदा केस को और भी उलझा दिया। किसी की जान लेने के लिए एक गोली भी काफी होती है, लेकिन जब गोलियों की बौछार करके किसी की हत्या की जाए तो इसका मतलब होता है कि मारने वाला या तो कुछ साबित करना चाहता है या फिर वो अपनी गहरी नफरत का इजहार कर रहा है। इस केस में वाकई हुआ क्या था, आइए देखते हैं। सर, सेक्टर 2 शूटआउट में भगत शामिल था। रागिनी को बंधक भी भगत नहीं बनाया था। सर, मुझे तो लगता है रोहित का मर्डर भी भगत नहीं किया होगा। भगत क्यों रोहित को मारना चाहेगा? सर, भगत रोहित की बाइक लेके गया था। मेरी बाइक ले जाओ ना, हेलमेट भी है उस पे। ये लो चाबी। तो हो सकता है रोहित के पास भगत के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी थी जो आगे चल के भगत के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। भगत वैसे भी हमसे भाग ही रहा था, हमारे रडार पे था वो। हम कैसे भी करके अगर रोहित तक पहुंच जाते तो शायद रोहित भगत के बारे में सारी जानकारी हमें दे देता और भगत का गेम ओवर हो जाता। अच्छा, ये सेक्टर 2 शूटआउट में जो कांस्टेबल इन्वॉल्व था वो कब आ रहा मिलने? सर, वो कल सुबह पुलिस स्टेशन आ रहा। सर, चंदन ठाकुर ने मुझे 2 लाख रुपए देने का वादा किया कि जब विवेक उसे किडनैप करने आएगा तो मैं उसे मार दूं। और सर, जब वो विवेक उसे किडनैप करने आया उसने पहले हवा में फायर किया और मैंने मौका पाते ही विवेक पे गोलियां दाग दी और ऑन द स्पॉट मर गया। मगर ये मदन गड़बड़ कर गया, इसने डर के मारे चंदन पे गोलियां चला दी सर, और वो भी वहीं मर गया। ये मेरे पैसे तो नहीं मिले सर, अब मेरी नौकरी भी जाएगी सर। प्लीज सर, गलती होगी सर। क्या इस प्लान में विवेक की पत्नी शामिल थी? कर लीजिए सर, प्लीज सर, फॉरगिव मी सर। रागिनी जी, जब भगत आपको यहाँ से ले गया और बंधक बना के रखा, तब उसकी बातों या चाल से आपको कुछ अंदाजा हुआ कि वो कहाँ जाने वाला था, किससे मिलने वाला था, क्या करने वाला था? जी नहीं। याद कीजिए रागिनी जी, प्लीज। जाने से पहले आखिरी बार उसने आपसे क्या कहा था? यही कि मैं 2 पैक मार कर आता हूं, फिर तुझसे प्यार करता हूं, जी भर के। सर, आदमी को देखा है? हाँ सर, आया था 1-2 दिन पहले। सर, जब लास्ट टाइम आया था तो पैक मारा और फिर यहाँ से चला गया। फिर वापस सर आया तो बोला कि मोबाइल मेरा खो गया, अर्जेंट कॉल करने। फिर मेरे ही सर मोबाइल से कॉल किया और एक गाड़ी आई, फिर उसमें बैठ कर चला गया। कौन सा नंबर पे फोन किया था? और एक्चुअली क्या है कि नंबर तो बहुत आते रहते हैं, नंबर याद नहीं है। ध्यान से देखिए, क्या पता नंबर मिल जाए। तो सॉरी, डिलीट हो गया सर। कोई बात नहीं, मुझे आपका नंबर मिल सकता है? श्योर सर। हेलो, सब इंस्पेक्टर अभिषेक त्रिपाठी बोल रहा हूँ। मैं आपको एक नंबर भेज रहा हूँ, उस नंबर के पिछले 1 हफ्ते की कॉल डिटेल्स चाहिए मुझे। सर, बार मैनेजर की कॉल रिकॉर्ड्स आ गई हैं। भगत ने उसके नंबर से जिस नंबर पर कॉल किया था वो नंबर किसी मनोज शास्त्री के नाम पर रजिस्टर्ड है। मनोज शास्त्री? सर, ये नंबर आपका है? जी सर, ये नंबर मेरे नाम पे है पर मेरे पास नहीं है। तो फिर किसके पास है? दरअसल वो नंबर मैंने अपने बड़े भाई को दिया है। बड़े भाई? कौन बड़े भाई? ग्रेटर नोएडा के पास जो गोडाउन्स हैं उसमें गोडाउन नंबर 3 के पीछे एक छोटी सी रोड जाती है, वहां आगे जाके लेफ्ट में एक छोटा सा मकान है, भगत आपको वहीं मिलेगा। और वो तीसरा आदमी मदन? उसे भी मैंने वहीं भेजा है, भगत के पास। भगत पुलिस सर, वो रहे। रुक 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 रुक
ऐसे क्यों किया तूने? बोल बोल, क्यों किया तूने ऐसा? बता दो साहब, ठाकुर ने मुझे अपनी तरफ मिला लिया था। विवेक भैया की गर्लफ्रेंड नंदिता मैडम को भी मैंने इस प्लान में शामिल कर लिया था। उनके कहने पर ही विवेक भैया गोवा से नोएडा अपनी पत्नी से मिलने आए और हमने ठाकुर को किडनैप करने का प्लान बनाया। ठाकुर को किडनैप करके माफी मंगवाना हमारा मकसद नहीं था साहब। हम तो चाहते थे कि इस गहमा गहमी में विवेक भैया फंस जाएं। लेकिन मदन ने ठाकुर को मार दिया। हमारा प्लान फेल हो गया साहब। कहाँ मिलेंगी नंदिता? नंदिता कहाँ मिलेगी? गोवा में आरामबोली बीच के पास। गोवा पुलिस से कांटेक्ट करो, नंदिता को अरेस्ट करने का इंतजाम करो। सब अब बताओ, रोहित को क्यों मारा? नहीं साहब, मैंने रोहित को नहीं मारा। मैं रोहित को क्यों मारूंगा साहब? अभी भी छिपा रहा है? हाँ, और पिटेगा? बोल, रोहित को क्यों मारा? कैसे मारा? किसकी मदद से मारा? बोल। आपको सब कुछ तो बताते हैं। अगर मैं रोहित को मारता तो वो भी बता देते ना साहब। भगवान का मैंने रोहित को नहीं मारा साहब। क्या इस प्लान में विवेक की पत्नी शामिल थी? नहीं सर, वो तो सीधी सादी औरत है। मुझे तो लगा था कि विवेक सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन वो, अब तक मैं यही समझ रही थी कि हमारा तो जन्मों जन्मों का साथ है, लेकिन वो तो एक जन्म भी मेरे साथ ईमानदारी से नहीं निभा सका। मुझे तो लगा था कि वो नोएडा सिर्फ मेरे लिए आया है, लेकिन वो नंदिता की। नंदिता को गोवा पुलिस ने सर अरेस्ट कर लिया, लेकिन उसका यह कहना है कि वो किसी रोहित को नहीं जानती। अभिषेक सर, याद करो, जब हम रोहित को ढूंढते हुए काजल के अंकल की दुकान पहुंचे तो हमें क्या मिला? ताला टूटा हुआ था। यानी कि कोई जबरदस्ती दुकान में घुस आया था और उसने रोहित को मार डाला। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यह जगह रोहित के रोज के जाने वाली जगह नहीं थी। शायद वो पहली बार गया था। तो किसी को कैसे पता कि रोहित वहां है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सोचो कि काजल के अलावा और कौन जानता था कि रोहित उस दुकान में छिपा हुआ है? रोहित दुकान में छिपा हुआ था, ये बात तुम्हारे अलावा और किसी को पता था? नहीं सर। आयशा, अच्छे से याद करके बताओ, शायद तुमने किसी और को बताया हो। नहीं सर। हाँ, मैंने ये बात धीरज, तुमसे कुछ पूछताछ करनी है हमें। काजल, सर मैं सच बताता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए सर। मैं बस दबंग बनना चाहता था। क्यों? क्योंकि गली मोहल्ले में आते जाते लोग मुझे परेशान करते थे सर, मेरा मजाक उड़ाते थे और मैं कुछ नहीं कर पाता था। फिर मैंने एक दिन मनदीप भैया को देखा, लोगों ने सलाम दुआ कर रहे थे, उनके पैर छू रहे थे। मैंने सोचा मुझे भी ऐसी इज्जत चाहिए, इसलिए मैंने उनसे दोस्ती कर ली। अपनी काबिलियत और मर्दानगी साबित करने के लिए उन्होंने मुझे रोहित को मारने का काम दिया। इसे जानता है? नहीं भैया। इसे मारना है, इसे ढूंढ और जैसे ही दिखे मुझे खबर कर। इत्तेफाक से रोहित को मेरी गर्लफ्रेंड काजल ने उसके अंकल की दुकान पर छुपा कर रखा था। धीरज, पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? वो सोशल मीडिया स्टार है ना रोहित, तुम्हारा दोस्त, उसका कॉल आया था मुझसे हेल्प मांग रहा था। उसे ना एक रात के लिए छिपने की जगह चाहिए थी, मैंने उसे छिपा दिया अपने अंकल की दुकान पे। मैं गया वहां पे, मैंने दुकान का ताला तोड़ दिया। धीरज तू? सर मुझे माफ कर दीजिए सर, सर मुझे माफ कर दीजिए। बता दो साहब, वो रोहित एक नंबर का चीटर था साहब। उसने मुझसे 30 लाख रुपए लिए थे साहब।
और अपने किसी दोस्त के नाम पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। वहां उसका पैसा डूब गया और जब मैंने उससे अपना पैसा मांगा साफ मुकर गया सब वो सब। इसके लिए मैंने रोहित को धमकी दी। तो रोहित ने सरताज भाई और विवेक से प्रोटेक्शन दिया, लेकिन मैं घात लगाए बैठा हुआ था। शूट आउट में विवेक की मौत हुई, फिर उसे बचाने वाला कोई नहीं था साहब। और धीरज भी काफी दिनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि मुझे दबंग बनना है। मैंने सोचा कि जब पराई लाठी से सांप मरता है तो अपनी लाठी का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत। अब मैंने धीरज को बोल दिया कि तू मार दे रोहित को, तुझे तो मैं ऐसी सजा दिलवाऊंगा कोई भी कमीना कभी भी मासूमों को अपराध के राह पर डालने से पहले 10 बार सोचेगा। आमतौर पर आपराधिक जीवन की शुरुआत कच्ची उम्र में होती है। फिल्मों और दूसरे माध्यमों में जिस तरह से दबंग, डॉन्स और गैंगस्टर्स को ग्लैमरस रूप में परोसा जाता है, उसका गहरा असर कच्ची उम्र के बच्चों पर पड़ता है। धीरज के साथ भी यही हुआ था। काश उसकी मां अपने लाडले की चाल ढाल में आए बदलाव को समझकर उसे रोक पाती तो आज धीरज गुनहगार नहीं बनता। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया स्टार रोहित ने पहले तो पेशेवर अपराधियों से 30 लाख रुपए लिए और जब उसे लौटाने का मौका आया तो उसने एक दूसरे बड़े डॉन से लेनदारों के खिलाफ प्रोटेक्शन ले लिया, बिना ये सोचे समझे कि ये गैंगस्टर्स और ये सो कॉल्ड डॉन्स जब खुद अपने आप को हमेशा के लिए कानून से नहीं बचा कर रख सकते हैं तो किसी और की सुरक्षा क्या करेंगे। और अंत में वही हुआ। रोहित, धीरज और मनदीप के गुंडों की गोलियों का निशाना बना। अपने घरों में अपने बच्चों की संगत पर नजर रखें, उनके चाल चलन में आ रहे बदलाव को अनदेखा न करें और अपने घर में, अपने समाज में ऐसा वातावरण बनाएं कि इनकी अगली पीढ़ी के आदर्श वाकई में आदर्श व्यक्ति हो। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।